हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत सप्ताह 11 में हम पढ़ेंगे भारत के तटीय क्षेत्र। बेटा इसका पाठ का हमारा नाम क्या है? भारत के समुद्री तट। पिछली कक्षा में हमने इसी से संबंधित वर्कशीट को हल किया था। थोड़ा सा मैंने पाठ का सार आपको वहीं समझाया था। ये पाठ आप स्वयं भी पढ़ सकते हो। पाठ नंबर 7 है ये आपकी किताब के अंदर। कौन सा पाठ है? 7वें नंबर का, और पेज नंबर बेटा 61 पर है। ठीक है, इस पूरे पाठ के लिए आराम से वीडियो बना के दूंगी आपको। बहुत बड़ा पाठ है। अगर मैं आज उसको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आज मैं आपको प्रश्नों के साथ साथ जैसे जैसे ये हम करेंगे ना वर्कशीट को, वहाँ इंपॉर्टेंट बातों को साथ बताती चलूँगी। ठीक है, इसीलिए पाठ के विषय में पहले कुछ नहीं बता रही, क्योंकि मैंने पाठ को 3-4 बार पढ़ लिया और बार बार पढ़ने पर हर बार कुछ नया निकल के आ रहा है, तो इसीलिए उसको थोड़े शब्दों में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी सॉल्यूशन बनाऊंगी आपको फटाफट पता चल जाएगा। नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबा दो एक बारी। ठीक है, चलिए वर्कशीट को सोल्व करते हैं। बेटा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करती चलूँगी, यहीं पे समझाती चलूँगी। अगर कोई आपको बात नहीं पता होगी ना, साथ साथ बता दूँगी। ठीक है, और आप पाठ को भी पढ़ना। किताब है ना आप सभी के पास, उसमें से पाठ को भी पढ़ना। रिक्त स्थानों में ऑप्शंस हैं आपको: सुहावना, बारिश, कांडला, ठंड, पश्चिमी। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है बेटा? दक्षिणी भारत में है। दक्षिण जो भारत है वहां पर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम बेटा केरला में है। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में वहां पर बिल्कुल ठंड नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये पिछली वीडियो में भी बताया था। जो समुद्री तट के पास का इलाका है ना, आप ये समझ लो, ये समुद्र है ना, मान लो ये आपका समुद्र है, चाहे पूर्वी तट है चाहे पश्चिमी तट है, ये समुद्र का इलाका है। इसके आसपास जो इतने एरिए तक जगह होगी, वहाँ पे मौसम बहुत सुहावना है, क्योंकि यहाँ से समुद्र की लहरें भाप बन के उठती हैं और आसपास के इलाके में बारिश करती है। इसीलिए ना तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। और पिछली बार एक प्रश्न भी आया था हमारा कि समुद्र तट के पास के स्थानों पर मौसम कैसा होता है? बेटा मौसम बहुत सुहावना होता है, और उसी से ये जुड़ा हुआ है कि तिरुवनंतपुरम में सर्दी, मतलब दिसंबर और जनवरी में भी समुद्री तट के पास होने के कारण ठंड नहीं होती। पहला हो गया आपका ठंड। दूसरा, समुद्र तट के पास के स्थानों पर मौसम हमेशा सुहावना रहता है बेटा, क्योंकि वहाँ पर जो समुद्र तट से लगे स्थान है ना मौसम ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है, इसीलिए मौसम सुहावना होता है। आप देखो, आपको ठंड लगेगी आपको अच्छा नहीं लगेगा, गर्मी लगेगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा। दिन में समुद्र से धरती की ओर चलने वाली हवाएं किनारे वाले भागों को ठंडा रखती है, इसीलिए मौसम सुहावना होता है। अगला है, भारत के तटीय भागों पर भारी क्या होता है बेटा? बारिश होती है। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया भी ना कि समुद्र से भाप बनकर जब उठती हैं तो देखो हमारे यहाँ तक तो पहुँचने में उनको बहुत टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पे जल्दी जल्दी बारिश आती रहती है। भारत का खालिस्तान तट कांदला तट बेटा, ठीक है, गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से केरल तक। गुजरात में कच्छ की खाड़ी है ना, वहाँ पर कांदला बंदरगाह है। ठीक है, खालिस्तान ये मैं गलत बता गई आपको। ये बेटा भारत का पश्चिमी तट, मैंने अगला बता दिया। पश्चिमी तट गुजरात से केरल तक फैला हुआ, और ये पिछली वर्कशीट में भी आया था, बता दूं आपको, पिछली बार भी आया था ये। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान बंदरगाह यहाँ भी आएगा बेटा। कांदला बंदरगाह गुजरात की कच्छ खाड़ी में स्थित है, और ये पश्चिमी तट में है। हमारे 2 तट है ना, एक तो पूर्वी जो पूर्व में तट है, और एक पश्चिमी जो पश्चिम में है। तो ये वाला जो है पश्चिम में है। ठीक है, ठीक है, सही से भर लीजिए। तिरुवनंतपुरम में दिसंबर और जनवरी में ठंड नहीं होती। समुद्र तट के पास के स्थानों में मौसम सुहावना रहता है। भारत के तटीय भागों पर बारिश ज़्यादा होती है। भारत का पश्चिमी तट कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से केरल तक फैला है। और कांदला बंदरगाह कहाँ है? हमारी गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अगला है बेटा, सही और गलत के निशान लगाने हैं।
गोवा अपने समुद्री तटों और चर्चों के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को पता हो तो गोवा के जो तट हैं वो बहुत खूबसूरत है और वहाँ पे अनेक विदेशी पर्यटक आते हैं। भारत से लोग नहीं, दूसरे देशों से भी घूमने के लिए लोग आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, ये बात भी बिल्कुल सही बात है बेटा। मैंगलोर जो है वो कर्नाटक में है, मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। केरल का पूरा पश्चिमी भाग समुद्र तट है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में इस तरह से लिखा हुआ है, केरल का पूरा पश्चिमी भाग ही तटवर्ती है। इसका मतलब है वहाँ पे तट ही तट है। ठीक है, ये भी सही है कि कोची केरल का बंदरगाह, बिल्कुल सही बात है। कोची जो जगह है वो केरल में ही है बेटा। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी छोर है, सबसे दक्षिणी छोर है, ये भी सही है। भारत उत्तर में जम्मू से लेकर, जो हमारा भारत होता है ना बेटा, ऐसे मान लीजिए आपका भारत है, तो ये उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ, कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। दिल्ली में कई नारियल के पेड़ है, ये गलत बात है। दिल्ली में नारियल का तो एक भी पेड़ नहीं मिलेगा, कई तो जब होंगे। तीनों समुद्र कन्याकुमारी में मिलते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। भारत के एकदम दक्षिण में है कन्याकुमारी और इस स्थान पर तीनों समुद्र मिलते हैं। और साथ साथ बेटा वहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य जो सबसे सुंदर होता है, देखने में मजा आता है। अगला है आपका पोंगल उत्सव, चावल की फसल की कटाई पर मनाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। क्या होता है कि जो धान की फसल पककर तैयार हो जाती है, पूरे पश्चिमी तट में, मतलब पश्चिमी तट के अंतर्गत मनाया जाता है ये। ठीक है, तो वहाँ पे मुख्य भोजन क्या है, मछली और चावल। और चावल का मतलब है कहाँ से मिलेगा, धान से। और जब धान की फसल तैयार हो जाती है तो पोंगल उत्सव मनाया जाता है। और ये आप जब 5वीं क्लास में हो जाओगे ना, तो वहाँ पे एक पाठ भी आएगा, फसलों के त्योहार, वहाँ पे भी इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। पोंगल उत्सव कब मनाया जाता है, फसल की कटाई पर। केरल में नौका दौड़ का आयोजन नहीं होता, गलत है बेटा, नौका दौड़ का आयोजन होता है। ठीक है, और नौका दौड़ में जो उनकी वो होती है ना नाव, वो सांप के जैसी बनी होती है बेटा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में है, ये भी सही बात है। अब आपको पता ही नहीं होगा कि डेल्टा क्या होता है बेटा। बहुत सारी नदियाँ मतलब घाटों से आती हुई, जैसे कोई भी नदी कहीं से जा रही है, मान लो पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट से, पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। ठीक है, पूर्वी तट से भी जो मैदानी इलाका है वहाँ से भी होती हुई ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। लेकिन गिरने से पहले ये अपने साथ साथ लाई, मिट्टी, बालू आदि को तटों पर छोड़ देती है, जो समुद्र तट है ना वहाँ पर छोड़ देती है। उसके कारण वहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ होती है और जो ये जगह होती है उस जगह को बोलते हैं डेल्टा। इसीलिए ऐसे जगहों पर धान की खेती की जाती है, क्योंकि पानी भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है और मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, अगला है मिलान करो बेटा। महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है बेटा, महाराष्ट्र की राजधानी भी है मुंबई और महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है। गोवा हमारे विदेशी पर्यटकों के लिए मशहूर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चर्च हैं, समुद्री तट है, जहाँ पर लोग आते हैं देश विदेश से घूमने के लिए। कर्नाटक में बेटा मच्छी चावल मशहूर है। केरल में बेटा नौका दौड़ होती है, बोट रेस होती है। और कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य सबसे सुंदर होता है। ठीक है, बंदरगाह किसे कहते हैं? अब देखिए बेटा, बंदरगाह वो जगह है जो किसी भी समुद्र तट के पास हो और जहाँ पर जहाज, जहाज, नाव वगैरह आकर रुक सकती हो, खड़ी हो सकती हो। उन जहाज़ों में एक जगह से दूसरी जगह समुद्री रास्ते से सामान लाया जाता है, सवारियों को ले जाया जाता है। जैसे नाव है, अब नाव समुद्र के पास आके कहीं तो रुकेगी ना, वो बंदरगाह पे आके रुकती है। बंदरगाह के द्वारा ही दूसरे देशों में व्यापार किया जाता है। और हमारे भारत में अनेक बंदरगाह हैं। दक्षिण में तूतीकोरन है, उत्तर की बढ़ती हुए विशाखापट्टनम है, पाराद्वीप है, कोलकाता है, और अभी हमने पढ़ा था हमारा कांडला है गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में कांडला है।
और हमारा जो महाराष्ट्र है उसमें कौन सी है, मुंबई या बम्बई, जो वहाँ की राजधानी भी है। किन्हीं दो के नाम लिखने हैं, ठीक है। इसको कर देती हूँ मैं पूरा, ठीक है बेटा। बंदरगाह एक ऐसा स्थल है, बोल के भी बता रही हूँ मैं आपको, जो समुद्री तट के पास हो और जहाँ पर जहाज, नाव आदि आकर खड़ी होती हैं। भारत में कांडला, मुंबई, तूतीकोरन, कोलकाता आदि कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। बंदरगाह के रास्ते मतलब बंदरगाह से सामान रखा जाता है बंदरगाह पे, उसी सामान को जहाज वगैरह में लाद कर एक जगह से दूसरे जगह तक समुद्र के रास्ते ले जाया जाता है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अगला है कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। क्या आपने दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखा है? जल्दी उठकर अपने माता पिता के साथ सूर्योदय देखें और अपने अनुभव के बारे में 5 पंक्तियां लिखें। कन्याकुमारी में सूर्योदय की तस्वीर, ये आपका जो दृश्य है बेटा, ये हमारा कन्याकुमारी का है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको दिल्ली का सूर्योदय देखना है। सुबह उठना है और निकलते हुए सूरज को, सूर्योदय यानी सूरज का निकलना, और सूर्यास्त यानी सूरज का छिपना, इस दृश्य को देखना है और उसको अपने शब्दों में लिखना है। इसको मैं कर नहीं रही, आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप लिखने में सक्षम हैं, 4th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। तो आप उसको अपने शब्दों में लिखिए। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। अब कोई बच्चा कहेगा मेरी तो नींद खराब होगी, मैंने कुछ नहीं देखा। कोई कहेगा मज़ा आ गया, आज मैंने जीवन में बहुत अच्छी चीज़ देख ली। तो अलग अलग विचार हो सकते हैं, अपने विचारों से उसको लिखिएगा। कैसा लगा, सूरज कैसा लग रहा था, लाल रंग का लग रहा था, आसपास क्या दिखाई दे रहा था, कैसा मौसम था, ठंडा था, कैसा आपको अनुभव हुआ, ये बातें आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीवन कौशल की। प्यारे बच्चों, आपातकालीन सहायता नंबर क्या होते हैं? हमारे जीवन में कई बार आपातकाल की स्थिति में दूसरों की मदद लेनी पड़ जाती है। जैसे चोरी होने पर पुलिस को फ़ोन करते हैं, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, अस्पताल में फ़ोन करते हैं। तुम्हारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि अब हमें कोई समस्या है तो हम किसको फ़ोन करें। तो आज हम आपको कुछ आपातकालीन नंबरों के विषय में बताएंगे, ठीक है। तुम्हें किन नंबरों की आवश्यकता होगी वो मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है, इन नंबरों का एक चार्ट बनाना है और वो अपने घर के मुख्य कक्ष में लगाना है, मतलब जहाँ पे सभी लोग आते जाते हो ना, जहाँ पर कोई भी आसानी से पढ़ पाए। पुलिस को बुलाना हो 100 नंबर पे कॉल करनी है। आग लगने पर 101 नंबर पे फ़ोन करनी है। रोगी, अगर घर में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए, एम्बुलेंस बुलानी हो तो 102 नंबर पर फ़ोन करेंगे। यातायात पुलिस, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, जाम लगा हुआ है, सब लोग, भीड़ जमा हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यातायात पुलिस को फ़ोन कीजिएगा 103 नंबर पे। बाल सहायता, आजकल बेटा बच्चों के साथ बहुत दिक्कतें आ रही है। कोई पड़ोसी तंग करता है, माता पिता काम पर चले जाते हैं, तो आप समझ नहीं पाते मैं किससे मदद मांगूं, या कोई आपके साथ बुरा टच करता है और आप बता नहीं सकते, माता पिता से झिझकते हैं, तो पहले तो माता पिता को ही बताइए, झिझके मत, ठीक है। या फिर एक हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के लिए 1098 1098, इस पर फ़ोन करके आप मदद मांग सकते हैं। महिला हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए, अगर किसी महिला के साथ बुरा व्यवहार होता है घर में, बाहर, उसकी मदद करना चाहते हैं, या वो महिला को नहीं पता कि मैं कहाँ फ़ोन करूँ, तो वो 1091 1091 पर फ़ोन कर मदद मांग सकती है, ठीक है। अपने पिताजी का फ़ोन नंबर लिखना है, अपनी माताजी का नंबर। अब सब बच्चों की मम्मी पापा का नंबर अलग अलग होगा, और ये मत कहना कि हमारे घर फ़ोन नहीं है। इतना हाईटेक ज़माना, सभी के पास फ़ोन है, यहाँ तक कि कई बच्चों के पास और माता पिता के पास स्मार्टफोन है, जिसमें आप लोग वीडियो देख रहे हो अभी, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं कि मैम को बोल दो हमारे घर फ़ोन ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा बेटा, फ़ोन होगा, हमें मत दो, लेकिन यहाँ पे नंबर लिख के रखो, ताकि इमरजेंसी के वक्त, आपातकाल के वक्त आप उस नंबर को मिला सको। ये सारे नंबर आपको अपनी कॉपी में लिख के एक पेज पे और घर में चिपकाने, साथ साथ याद भी करने हैं। अब हर टाइम तो आप घर पे रहोगे नहीं, बाहर जाओ और कुछ इमरजेंसी हो जाए, जैसे पुलिस को बुलाना है, तो याद होने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी संस्कारशाला की। मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। बेटा जो हम सोचते हैं ना, वो हम पा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो काश ये काम हो जाए, मन मन में सोचते रहते हो और वो काम हो जाता है। तो वही बात है, अपने मस्तिष्क में जो भी सोचे तो उसको यकीन के साथ सोचे, फिर वो काम पक्का पूरा होगा। आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये सुविचार दिया है नेपोलियन हिल ने। क्या खाना पीना, बारिश के मौसम के पकवान खाने क्या क्या हो सकते हैं, पकोड़े, घेवर आदि, ठीक है। गुलगुले भी बनते हैं कई लोगों के घरों में।
कई लोगों के घरों में जो और अलग चीज़ बनती है तो वो लिख सकते हैं, मठरी बनती होंगी, ठीक है, नमक पारे, शक्कर पारे बनते होंगे, वो लिख सकते हैं। गतिविधि क्या है, गर्मी, सर्दी व बरसात के पकवानों की सूची बनानी है। गर्मी में क्या क्या बना सकते हो, आइसक्रीम बना सकते हो, शिकंजी बना सकते हो, मैंगो शेक बना सकते हो, ठीक है, खरबूजा, तरबूज, आम, ये सब बना सकते हो। सर्दी में क्या क्या बना सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, मूंगफली, तिल, रेवड़ी, गज्जक, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हम सर्दी में खाते हैं, गाजर का हलवा। बरसात में अभी बताई थी, पकोड़े, घेवर, गुलगुले, मठरी, नमक पारे, शक्कर पारे, जो आपको समझ में आए, जो आपके घर में बनते हो, आप उनकी एक सूची बनाइए, उनके नाम लिखिए और अपने टीचर को भेजिए कि ये है, ठीक है। अच्छा, हमारा खेल क्या है आज, तस्वीर में केवल आंखें देखकर चेहरा पहचानना। घर वालों की फ़ोटो ले लो सबकी एक एक, उसमें आंखें देख के बताओ ये मम्मी है, ये पापा है। जो सही बताएगा वो जीत जाएगा, जो नहीं बताएगा उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, कोई चर्चा नहीं करूँगी। लास्ट पॉइंट, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। देखो बेटा, वर्कशीट समझ में आ गई, समुद्री तट समझ में आ गए। आप फटाफट से चैप्टर भी पढ़ना, किताबें हैं सबके पास, पाठ पढ़ना, क्योंकि पाठ बहुत पढ़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पिछली वीडियो में भी बताई थी, इसमें भी बता दी, ठीक है। पाठ को पढ़ लो, उसके बाद वीडियो देख लो, वीडियो देख के वर्कशीट को कर लो और अपने टीचर को काम भेज दो जल्दी से। जब वीडियो देखो तब भी एक काम है, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक लिखा हुआ है, शेयर कर दो दोस्तों के पास, घर वालों के पास कि देखो मेरी मैम ने क्या क्या पढ़ाया मुझे। कमेंट कर दो। कमेंट कैसे करोगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो यस लिख देना, वीडियो अच्छी ना लगे तो नो लिख देना। बस 2 ही बातें लिखनी है, अच्छी लगे तो यस, नहीं लगे तो नो। उसके बाद मैं जब आप नो लिखोगे तो खुद में और इम्प्रूवमेंट करूँगी और अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना, भूलना मत बिल्कुल भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।